सुप्रीम कोर्ट करेगा चुनावी बॉन्ड योजना पर सुनवाई। 2017 में की गई थी योजना की घोषणा, भ्रष्टाचार को समर्थन देने का लगा है आरोप। फ्रांस में मिला व्हाइट हाइड्रोजन का बड़ा भंडार। व्हाइट हाइड्रोजन को कहा जाता है नेचुरल गोल्ड, भविष्य में दूसरे ईंधनों को कर सकता है रिप्लेस। और ताइवान की सेना ने किया एक बड़ा खुलासा, चीन कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का हमला, सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकते हैं बर्बाद। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज से भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो इस योजना को चुनौती देने वाले 2 गैर सरकारी संगठनों कॉमन कॉज और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगी। आइए समझते हैं कि चुनावी बॉन्ड क्या हैं और उन्हें कानूनी चुनौती का सामना क्यों करना पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं चुनावी बॉन्ड योजना की। चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इसके बाद चुनावी बॉन्ड योजना के लिए रास्ता बनाने के लिए 4 अलग अलग कानूनों में संशोधन किया गया, जिसमें विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010, आरपीए 1951, आयकर अधिनियम 1961 और कंपनी एक्ट 2013 भी शामिल हैं। क्या होते हैं चुनावी बॉन्ड? चुनावी बॉन्ड भारतीय नागरिकों या भारत में निगमित निकाय को बॉन्ड खरीदने की अनुमति देते हैं, जिससे राजनीतिक दलों को गुमनाम दान मिलता है। सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी व्यक्ति या कंपनी चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे सकता है। खास बात यह कि चुनावी बॉन्ड से किसी भी पार्टी को आप चंदा नहीं दे सकते हैं। चुनावी बॉन्ड से केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत पार्टियों को ही दान दिया जा सकता है, और वो भी ऐसी पार्टी जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किए हों। आपको बता दें कि ये चुनावी बॉन्ड 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के आते हैं। इनको बेचने का अधिकार केवल भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं को है। हालांकि ये बॉन्ड साल भर खरीद के लिए अवेलेबल नहीं होते। ये केवल जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिन के विंडो के बीच ही खरीदे जा सकते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी कितने बॉन्ड खरीद सकती है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। देखिए, भारत में इलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महंगी प्रक्रिया में से एक है। चुनावों में राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए असीमित धन खर्च करते हैं। ये धन कहां से आता है, कौन देता है, इस बात की पहले जानकारी नहीं होती थी। चुनावी बॉन्ड योजना लाने का मकसद ही यही था कि इससे देश के राजनीतिक दलों की फंडिंग प्रक्रिया पारदर्शी बने। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों को अपनी अधिकांश फंडिंग नकद और गुमनाम दान के माध्यम से ही मिलती थी, और आपको पता ही है कि नकद चंदे की ट्रेसिंग नहीं की जा सकती। बस इसी समस्या को लेकर इस योजना की आलोचना की गई और इसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। चुनौती देने वाले संगठनों ने कहा कि यह योजना एक अस्पष्ट फंडिंग सिस्टम है और यह किसी प्राधिकरण के कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा इस योजना में राजनीतिक दल को कितना दान दिया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है कि असीमित फंडिंग का अनुचित लाभ किसी कॉरपोरेट संस्था को मिल सकता है। आलोचना में यह भी कहा जा रहा है कि चूंकि ऐसे बॉन्ड सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के माध्यम से बेचे जाते हैं, इसलिए सरकार ये जान सकती है कि उसके विरोधियों को कौन फंड कर रहा है। यह तरीका सत्ता में बैठी पार्टी को अनुचित लाभ दे सकता है। आपको बता दें कि इसी मामले में हाल ही में अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नागरिकों का जानने का अधिकार भी उचित प्रतिबंधों के अधीन है। चंदे की जानकारी देना किसी दानकर्ता के गोपनीयता के अधिकार का हनन है, और इस आधार पर लोगों को राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की जानकारी नहीं दी जा सकती। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, आप ये कहावत जरूर सुन चुके होंगे, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि खोदा पहाड़ और निकला माउंट एवरेस्ट? ऐसा ही एक वाकया फ्रांस के 2 वैज्ञानिकों के साथ हो गया। दरअसल फ्रांस के 2 साइंटिस्ट उत्तर पूर्वी फ्रांस में जमीन के नीचे जीवाश्म ईंधन की तलाश कर रहे थे। इन वैज्ञानिकों को मीथेन की तलाश थी। इस तलाश के लिए जमीन में ड्रिलिंग की जा रही थी। ड्रिलिंग करते वक्त कुछ गहराई पर हाइड्रोजन मिल गया, लेकिन ऐसा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि आमतौर पर गहरी खुदाई में हाइड्रोजन मिल ही जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो और गहराई में गए तो हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ती गई।
1100 मीटर नीचे ये सांद्रता 14% थी और 1250 मीटर नीचे जाने पर बढ़कर 20% हो गई। अब वैज्ञानिक हैरान रह गए, क्योंकि अब वैज्ञानिकों को पता चल गया कि इस जगह पर हाइड्रोजन का एक बड़ा भंडार है और अनजाने में उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यहां पर 250 मिलियन मीट्रिक टन तक हाइड्रोजन हो सकता है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक अब यह खोजे गए सफेद हाइड्रोजन के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। आपको बता दें कि व्हाइट हाइड्रोजन को नेचुरल गोल्ड कहते हैं। देखिए, हाइड्रोजन कई प्रकार की होती हैं। अलग अलग हाइड्रोजन की पहचान के लिए अलग अलग कलर कोड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मीथेन गैस के लिए इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से प्रयोगशाला में ग्रे हाइड्रोजन बनाई जाती है। कोयले से ब्राउन और नीली हाइड्रोजन बनाई जाती है। वहीं पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से जिस तरह हाइड्रोजन का सिंथेसिस किया जाता है उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा ग्रीन हाइड्रोजन को माना जाता है, हालांकि इसका उत्पादन बहुत महंगा है। लेकिन इन सभी हाइड्रोजन में जो बेस्ट है वो है सफेद हाइड्रोजन। सफेद हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एक ऐसा रूप है जो पानी और चट्टान की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी की क्रस्ट से निकलती है। इस प्रोसेस में पानी के अणु और आयरन रिच खनिज उच्च तापमान पर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। यह गैस बहुत उपयोगी साबित होगी, क्योंकि ये एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि इसके दहन से CO2 नहीं निकलता। यह अन्य सभी हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा नेचर फ्रेंडली है और ज्यादा सस्ता है। कुल मिलाकर दूसरे सभी तरह के हाइड्रोजन की तुलना में व्हाइट हाइड्रोजन के कई तरह के फायदे हैं और नुकसान तो बिल्कुल नहीं है। आगे चलकर यह पारंपरिक ईंधन का रिप्लेसमेंट हो सकता है। रशिया, ओमान, फ्रांस, माली सहित दुनिया के अन्य जगहों पर भी सफेद हाइड्रोजन के भंडार की खोज की गई है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि व्हाइट हाइड्रोजन किन चीजों में काम आती है, तो आपको बता दें कि इसको हर उस फील्ड में उपयोग कर सकते हैं जहां फ्यूल की जरूरत होती है, मतलब मोटरसाइकिल से लेकर रॉकेट तक में। लेकिन हर नए ईंधन के साथ जो चुनौती होती है वही चुनौती व्हाइट हाइड्रोजन के साथ भी है। ये चुनौती है इस ईंधन को सपोर्ट करने के लिए जरूरी तकनीक का विकास करना होगा। कमेंट करके बताइए कि क्या आप व्हाइट हाइड्रोजन से चलने वाली कार खरीदना पसंद करेंगे या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। आगे बढ़ें उससे पहले जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम 2024 के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का नया फाउंडेशन कोर्स लेके आई है। बैच की शुरुआत 23 अक्टूबर 2023 को सुबह 8 बजे से हो चुकी है। बैच हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया गया है। इस P2I न्यू फाउंडेशन कोर्स में एक नया फीचर ऐड किया गया है। आप इसे 3 कैटेगरी सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम में खरीद सकते हैं। सिल्वर कैटेगरी की वैधता 18 महीने, गोल्ड की 30 महीने और प्लैटिनम की 42 महीने तक रहेगी। हाल ही में ताइवान की सेना ने एक बड़ा खुलासा किया है। ताइवान की सेना की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA हाई एल्टीट्यूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हमले कर सकती है। ये हमला हवा में ऊंचाई पर एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस में विस्फोट करके किया जाता है। इसी संभावित हमले का सामना करने के लिए ताइवान अपने एक सैन्य अड्डे को बचाने के लिए जरूरी उपाय कर रहा है। कुछ समय पहले अमेरिका के पेंटागन ने भी इस मामले से रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में चीन सैन्य शक्ति के विस्तार की बात की गई थी और बताया गया था कि बीजिंग लगातार अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 500 परमाणु हथियार चीन के पास बनकर तैयार हो चुके हैं। आपको पता ही है कि चीन और ताइवान के बीच पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में सैन्य तनाव जारी है। ताइपे और बीजिंग दोनों अपने हथियारों को तैयार करने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं और ताइवान को अमेरिका अपना समर्थन देता है। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हमले की। आप इमेजिन कीजिए कि एक अत्याधुनिक लड़ाकू जहाजों की फौज पूरी रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। तभी जहाज के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाते हैं और अब पायलट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अब न तो पायलट कहीं निशाना लगा सकता है, न ही अपने जहाज को कहीं नेविगेट कर सकता है। ऐसी सिचुएशन आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हमले के बाद। ये एक ऐसा हमला होता है जिससे न आवाज आती है न धमाका होता है। इसमें साइलेंटली दुश्मन की क्षमता को बर्बाद कर दिया जाता है। EMP या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स परमाणु विस्फोटों का एक बाई प्रोडक्ट होता है जो अपने रेडिएशन के दायरे में सभी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बर्बाद कर देता है। हालांकि अब कंप्यूटर और कंप्यूटिंग हार्डवेयर प्रौद्योगिकी में प्रगति के बाद ऐसे डिवाइस बना लिए गए हैं जो परमाणु विखंडन हथियारों का उपयोग किए बिना कृत्रिम रूप से EMP का उत्पादन कर सकते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हमले से सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तुरंत ठप हो सकते हैं और देश की रक्षा के लिए सेना के प्रयासों में बाधा आ सकती है। आपको पता ही है कि आज की तारीख में लगभग हर फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का ही उपयोग होता है। हर शहर स्मार्ट बन रहा है। शहर की सारी व्यवस्थाएं कंप्यूटर तकनीक से चल रही हैं, चाहे फिर सिग्नल व्यवस्था हो या फिर बिजली की आपूर्ति हो। सेना में भी सेना के संचार प्रणाली में, मिसाइल के नेविगेशन सिस्टम में, ड्रोन में हर तरफ चिप, सेमीकंडक्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है। ऐसे में अगर कोई इनको टारगेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का इस्तेमाल करता है तो वो बड़े से बड़े शहर को ठप करके कोई भी जंग जीत सकता है। भारत भी ऐसी ही तकनीक विकसित कर रहा है। भारत के इस टॉप सीक्रेट हथियार का नाम है काली। काली का फुल फॉर्म है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। यह एक लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सेलेटर है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा विकसित किया जा रहा है। काली इलेक्ट्रॉनों के शक्तिशाली पल्स के उत्सर्जन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का हमला कर सकता है। आज 31 अक्टूबर है। आज के दिन को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में और आज़ादी के बाद भारत को एक करने में उनका योगदान अविश्वसनीय है और इसीलिए हम हर साल इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन हम आज इस सेक्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे कि कैसे एक मूर्ति ने केवड़िया गांव को एकता नगर में बदल दिया। दरअसल भारत के लौह पुरुष की 182 मीटर ऊंची कांस्य प्रतिमा की लंबी छाया में गुजरात का एक सोया हुआ गांव पिछले 5 वर्षों में पूरी तरह से बदल गया है। इस गांव का नाम है केवड़िया और अब इसे एकता नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था। इस 3000 करोड़ के बजट वाली प्रतिमा का शुरुआत में कड़ा विरोध हुआ, लेकिन आज सभी इस जगह के विकास को देखकर हैरान हैं। आपको बता दें कि 3000 करोड़ रुपए के बजट में केवल प्रतिमा शामिल नहीं थी, बल्कि एक पूरे केवड़िया पर्यटन सर्किट को बनाया गया था। सर्किट में प्रतिमा के आसपास फूलों की घाटी, जंगल सफारी, बोटैनिकल गार्डन, एक तंबू शहर और रिवर राफ्टिंग जैसे आकर्षण शामिल हैं। एक समय में केवड़िया गांव नर्मदा नदी पर बांध के निर्माण के खिलाफ आंदोलन में शामिल था। यह सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र में आता था और यहां से बड़े पैमाने पर विस्थापन भी हुआ था। आज सरदार पटेल की ही प्रतिमा के कारण केवड़िया या एकता नगर में 20 लाख से अधिक पर्यटक सालाना आ रहे हैं। आज एकता नगर राज्य के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में उभरा है, जिसमें गिर अभयारण्य, कच्छ का रण, पावागढ़, सोमनाथ, द्वारका और अहमदाबाद शामिल है। कोई भी व्यक्ति जब कहीं पर्यटन करने जाता है तो वो आने जाने में खर्च करता है, फिर उस जगह तक पहुंचने में स्थानीय ट्रांसपोर्ट की भी मदद लेता है। व्यक्ति कहीं जाएगा तो खाना भी वहीं खाएगा और कुछ दिन रहेगा भी। इस प्रकार एक पर्यटन स्थल कई डायमेंशन में इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। एकता नगर में भी सालाना आने वाले 20 लाख से अधिक पर्यटकों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। यहाँ होटल्स बने, मॉल बने, फूड चेन बनी, हेलीपैड भी बने और एक रेलवे स्टेशन भी। इतने बड़े पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र को सपोर्ट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। पूंजी के इतने बड़े इन्वेस्टमेंट से यहाँ के स्थानीय लोगों को उपयुक्त रोजगार मिला और एक अच्छा जीवन जीने का मौका भी। सरकार इस प्रकार से कई जगह पर्यटन सर्किट बना रही है जिससे वहाँ विकास की दर तेज हो पाए, जैसे उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर, बनारस में विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और अयोध्या में राम मंदिर कॉरिडोर। आइए जल्दी से देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। IIT बॉम्बे के एक नए शोध ने कार्बन नैनोफ्लोरेट्स शब्द को चर्चा में ला दिया। दरअसल IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने कार्बन नैनोफ्लोरेट्स नामक एक कार्बन नैनो स्ट्रक्चर विकसित किया है जो सूर्य के प्रकाश को कुशलतापूर्वक अवशोषित करने और इसे हीट में परिवर्तित करने में सक्षम है। इसकी खास बात है नैनोफ्लोरेट सूर्य के प्रकाश की तीनों आवृत्तियों इंफ्रारेड, विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट को अवशोषित करना। अभी हाल में विश्व बैंक ने कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट प्रमुख कमोडिटी समूहों ऊर्जा, धातु, कृषि, कीमती धातु और उर्वरक के लिए बाजार विश्लेषण प्रदान करती है। रिपोर्ट में 46 प्रमुख वस्तुओं की कीमतों का पूर्वानुमान लगाया गया है। उत्तराखंड सरकार ने राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसकी स्थापना का उद्देश्य रिजर्व और उसके आसपास के क्षेत्रों में पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को गति देना है।
आपको बता दें कि राजाजी टाइगर रिजर्व हिमालय की शिवालिक श्रृंखला में स्थित है। इसे 1983 में उत्तराखंड के 3 वन्यजीव अभयारण्यों राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला को मिलाकर बनाया गया था। इसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया था, जो राजाजी के नाम से प्रसिद्ध थे। 1971 बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में बांग्लादेश सैन्य स्मारक का निर्माण कर रहा है, जिसमें भारतीय शहीद सैनिकों के नामों को अंकित किया जाएगा। इसे आशुगंज में भारत बांग्लादेश सीमा के पास तैयार किया जा रहा है। इस स्मारक की आधारशिला मार्च 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा रखी गई थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक एरोजेल अवशोषक विकसित किया है। यह अपशिष्ट जल से छोटे कणों और सूक्ष्म जीवों को हटा सकता है। एरोजेल एक ऐसा पदार्थ है जो सेमी सॉलिड जेल से बनता है। इस पदार्थ के निर्माण में कार्बन नैनोट्यूब्स और ग्राफीन का प्रयोग किया गया है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है? विश्व व्यापार संगठन, IMF, विश्व बैंक या फिर RBI? दूसरा सवाल है, हाल ही में सुर्खियों में आया हाई एल्टीट्यूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स किससे संबंधित है? चीन ताइवान, इजराइल हमास, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया या फिर रशिया यूक्रेन? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन भारत में बासमती चावल खरीदने वाला देश नहीं है? ईरान, सऊदी अरब, इराक या फिर इजराइल? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इजराइल। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस बुलेटिन को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।